नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इंडिया मांगे विश्व कप, तो आज विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है जिसमें भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होना है और यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है क्योंकि जो जीतेगा उसे मिलेगा फाइनल का टिकट जो मेलबर्न में पाकिस्तान के साथ भिड़ेगा और हारने वाली टीम की हो जाएगी वर्ल्ड कप से वापसी। और यहां पर आकर कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी, लेकिन क्रिकेट है, एक टीम का जीतना और एक टीम की हार तो तय है, लेकिन भारत के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि भारत की टीम का जिस तरह का परफॉर्मेंस अब तक वर्ल्ड कप में रहा है तो ऐसे में संभावनाएं भारत के पक्ष में ज्यादा नजर आती हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम को कम आंकना बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। एक एक पहलू पर बारीकी से बात करेंगे, आखिर कौन कौन से भारतीय टीम के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इंग्लैंड के किन खिलाड़ियों से बचकर रहना होगा वो भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि जोस बटलर के खिलाफ आखिर भारत की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि अगर शुरुआत में जोस बटलर का बल्ला बोला तो फिर भारत को वो अकेले दम पर वर्ल्ड कप से दूर कर सकते हैं। लेकिन भारत के तर्कस में भी एक से बढ़कर एक तीर है। क्या भारतीय टीम विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव पर ज्यादा निर्भर है? एक एक पहलू के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। एडिलेड में यह सेमीफाइनल मुकाबला होना है जो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और इस सेमीफाइनल मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी क्योंकि जो इस मुकाबले को जीतेगा वो सीधा पाकिस्तान के साथ मेलबर्न में भिड़ेगा, उसी मेलबर्न में जहां ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को एक रोमांचक मुकाबले में हराया था। लेकिन अब वहां तक पहुंचने से पहले इंग्लैंड से भी पार पाना होगा और कागजों पर भारतीय टीम जरूर मजबूत नजर आ रही है, लेकिन वो कौन कौन से बड़े फैक्टर हो सकते हैं जो इस मैच में देखने को मिलेंगे, चलिए ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो इंग्लैंड की विस्फोटक बैटिंग से निपटना बेहद जरूरी रहेगा क्योंकि भारत की तरह इंग्लैंड की टीम में भी मैच विनर्स की भरमार है। जोस बटलर और एलेक्स हेल लगातार इंग्लैंड की टीम को अच्छी शुरुआत दे रहे हैं जो इंग्लैंड के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मिडिल ऑर्डर मजबूत जरूर है इंग्लैंड का क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास बेन स्टोक्स आते हैं, उसके बाद आपके पास लिविंगस्टोन हैं और मोइन अली जैसे धुरंधर बल्लेबाज हैं, लेकिन आउट ऑफ टच ये मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है। बेन स्टोक्स, लियम लिविंगस्टोन, मोइन अली जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में हैं जरूर, लेकिन आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं जो भारत के लिए अच्छी बात है। भारत की बल्लेबाजी को लेकर के भी बात करेंगे और आखिरी ओवर्स में तेजी से सैम कुरैन और हैरी ब्रूक रन बना सकते हैं, तो यहां पर भारत इनसे कैसे निपटेगा यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इंग्लैंड की गेंदबाजी से भी सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले मार्क वुड की फिटनेस को लेकर के अपडेट जरूर सामने नहीं आया है, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन मार्क वुड की पेस से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अब तक सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड मार्क वुड के नाम पर है। 153 की रफ्तार से उन्होंने, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंदबाजी की है और वो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों के सामने दिक्कतें पेश कर सकते हैं, तो मार्क वुड की एक्स्ट्रा पेस परेशान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्रिस वोक्स की स्विंग से संभलना बेहद जरूरी है क्योंकि क्रिस वोक्स स्विंग करने के लिए जाने जाते हैं और भारतीय टीम के जो ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा अच्छी लय में नजर नहीं आ रहे हैं। केएल राहुल ने हालांकि पिछले कुछ मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है, 2 अर्धशतक उनके बल्ले से जरूर निकले हैं, लेकिन अगर गेंद स्विंग हुई तो क्या भारत का टॉप ऑर्डर जो इस चीज के लिए जाना भी जाता है और इस चीज के लिए बदनाम आप कह सकते हैं कि है, अगर गेंद हिलती है तो भारत का टॉप ऑर्डर हिलता है, तो कहीं क्रिस वोक्स की स्विंग के जाल में ना फंस जाएं, इस पर भी नजरें जरूर भारतीय ओपनर्स को संभल कर खेलना पड़ेगा यहां पर। और आखिरी ओवर में जिस तरह से सैम कुरैन गेंदबाजी कर रहे हैं, सैम कुरैन आखिरी के ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लय में भी नजर आ रहे हैं, तो वहां पर हार्दिक पांड्या के पास क्या प्लान होगा क्योंकि डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी का जो जिम्मा होगा, अच्छे टारगेट तक पहुंचाने का जिम्मा होगा या फिर मैच फिनिश करने का जिम्मा होगा, वो कहीं ना कहीं उस वक्त हार्दिक पांड्या मैदान पर जरूर होंगे। तो किस गेम प्लान के साथ टीम इंडिया उतरेगी इस पर नजरें जरूर बनी रहेंगी। टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं?
वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। फॉर्म में केएल राहुल लौट चुके हैं। केएल राहुल ने 2 अर्धशतक बनाए हैं। पहले के मुकाबलों में फंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 2 अर्धशतक उनके बल्ले से जरूर निकले हैं और उसके बाद अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के नाम की तारीफ तो हर कोई कर रहा है और जिस तरह से उनके खेलने का अंदाज है, गेंदबाजों के सामने कई तरह की दिक्कतें सूर्य कुमार यादव खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सूर्य कुमार यादव के खिलाफ किस गेम प्लान के साथ में इंग्लैंड की टीम उतरेगी उस पर भी नजरें जरूर रहेंगी, क्योंकि तैयारी जरूर जो इंग्लैंड की टीम है वो कर घर से जरूर आएगी। और तीसरा सबसे अहम किरदार विराट कोहली का है, क्योंकि अगर भारत को वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट कोहली का जिस तरह से अभी तक प्रदर्शन रहा है उस प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा और विराट कोहली के बल्ले से जब रन निकलेंगे तो भारत की जो जीत है उस पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। और अगर भारत आज के मुकाबले में चेंज करता है तो फिर कहीं ना कहीं विराट कोहली के बल्ले से रन निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो पूरी टीम को एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस देता है, पूरी टीम का जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स पर तो नजरें जरूर हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और अब भारतीय जो दर्शक हैं, जो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक हैं, वो जरूर ये उम्मीद कर रहे होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के लिए कल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बल्ले से रन निकले पहले सेमीफाइनल मुकाबले में, उसी तरह से रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन निकलेंगे, क्योंकि बाबर आजम भी इससे पहले फॉर्म में नहीं थे और रोहित शर्मा के बल्ले से रन जरूर नहीं निकले हैं। एक अर्धशतक उन्होंने जरूर लगाया है नीदरलैंड के खिलाफ, लेकिन जिस अंदाज के लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं फंसे फंसे से नजर आ रहे हैं पिच पर और उससे बाहर निकलना बेहद जरूरी है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, स्पिन गेंदबाजी असरदार नहीं लग रही है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब भारत की टीम सेमीफाइनल में हो और स्पिन गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही हो। तो क्या आज के मुकाबले में युजवेंद्र चहल खेल सकते हैं? क्योंकि अक्षर पटेल एक बल्लेबाजी का विकल्प जरूर देते हैं, लेकिन गेंदबाजी ज्यादातर उनसे करवाई नहीं गई है, यह भी यहां पर देखने वाला पहलू है। और जब गेंदबाजी करने का मौका भी मिला है नीदरलैंड्स के खिलाफ 2 विकेट उन्होंने जरूर चटकाए थे, लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने 40 के करीब रन दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल जिस किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वो धार अक्षर पटेल में नजर नहीं आ रही है। अश्विन ने हालांकि पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी, लेकिन जो मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने का जिम्मा भारतीय स्पिनर्स को निभाना है वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिला है। तो ये पॉइंट्स जरूर हैं। और इसके अलावा एक और जो सवाल लोगों के मन में होगा, जो दर्शकों के मन में होगा, वो सवाल ये कि आज के मुकाबले में कौन खेलेगा? दिनेश कार्तिक खेलेंगे या फिर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे? दोनों में से एक ही खिलाड़ी खेलेगा और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से पहले के मुकाबलों में दिनेश कार्तिक को तवज्जो दी गई, उसके बाद जो आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ था उसमें ऋषभ पंत को मौका मिला, तो क्या ऋषभ पंत को एक मुकाबले के बाद फिर से बाहर बैठना पड़ेगा और दिनेश कार्तिक एक बार फिर से टीम में वापसी करते हुए नजर आएंगे, या फिर ऋषभ पंत को एक बार फिर से मौका मिलेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर ऋषभ पंत के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जो कारनामा गावा के मैदान में किया था वो भला कौन भूल सकता है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। कोहली सूर्या पर ज्यादा निर्भरता नजर आ रही है। अच्छी लय में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जरूर हैं, लेकिन इन दोनों पर जो टीम इंडिया है वो ज्यादा निर्भर नजर आ रही है। दूसरे बल्लेबाजों का क्लिक करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बाकी बल्लेबाज हैं वो आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। केएल राहुल के बल्ले से अब रन जरूर निकल रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में किस खिलाड़ी का बल्ला गरजेगा ये देखने वाली बात होगी। रोहित, हार्दिक और दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। हार्दिक और दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन खास देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा फील्डिंग में भी बेस्ट देना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ लिटन दास का रनआउट तो आपको याद ही होगा, किस तरह से डीप से केएल राहुल ने थ्रो किया था और उसके बाद लिटन दास को रनआउट किया था। अब ऐसे में उसी तरह की फील्डिंग की जरूरत होगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने
शान मसूद का आसान रनआउट का मौका गंवाया था। और ये हम नेगेटिव पॉइंट्स बता करके या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स बता करके हमारा केवल इतना कहना है कि इन पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने फील्ड पर कितनी गलतियां की थी। फील्डिंग में कैचेस टपकाए थे, उसके अलावा रनआउट छोड़े थे आसान आसान, और उसके बाद भारत को फील्डिंग की वजह से यह मुकाबला गंवाना पड़ा था। और एडिलेड की अगर बात करें तो एडिलेड में अगर आप खराब फील्डिंग करते हैं तो उसका नुकसान आपको मैच गंवाकर भी उठाना पड़ सकता है। इंग्लैंड खेमे की बात भी जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट्स पर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, जिनके नाम से पूरी दुनिया खौफ खाती है, उनका प्रदर्शन किस तरह का रहा है। 5 मुकाबलों में उन्होंने खेला है, लेकिन रन केवल 89 उनके बल्ले से निकले हैं। 5 मुकाबलों में 17.80 की औसत, केवल एक अर्धशतक, वो भी नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ, और केवल 89 रन बल्ले से निकलना। तो इन पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकलना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोहित का बल्ला अगर चल गया तो फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम की खैर नहीं है, और मेलबर्न में फाइनल का टिकट भारतीय टीम के लिए पक्का होता हुआ नजर आएगा। एक एक करके हर पहलू के बारे में आपको बता रहे हैं। अब आगे सेमीफाइनल मुकाबले में किस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक का सफर कैसा रहा, वो सुखद सफर याद करना भी बेहद जरूरी है। एक नजर अब तक के सफर पर भी डाल लेते हैं। पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी 4 विकेट से, और उस मुकाबले में जब एक वक्त भारतीय टीम मझधार में फंसी हुई थी और दिक्कतें भारतीय टीम के सामने खड़ी हो गई थी, मुकाबला लगभग भारतीय टीम हार गई थी। उस वक्त विराट कोहली ने बताया था कि आखिर उन्हें क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। हर भारतीय, जब मैच खत्म हुआ था, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो पारी ही कुछ इस तरह की थी। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विराट कोहली ने उसी तरह की पारी खेली थी, और जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप उस पारी से बेहतर इस पारी को मानते हैं, आप इसे सबसे बेहतर पारी मानते हैं, तो विराट कोहली ने भी कहा था कि हां, शायद ये उनकी जिंदगी की अब तक की सबसे बेहतरीन पारी है, क्योंकि एक वक्त ऐसी सिचुएशन थी 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, और उस वक्त हरीश राव की गेंदों पर जो 2 छक्के विराट कोहली ने लगाए थे, वो 2 छक्के क्रिकेट प्रेमियों के जहन में ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में बल्कि अब आगे ना जाने कब तक याद रहेंगे, क्योंकि सदियों तक उन 2 शॉट्स को भूलना आसान नहीं होगा। दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ बड़ी जीत भारतीय टीम को मिली थी। रोहित शर्मा के बल्ले से रन जरूर निकले थे, फंसे हुए नजर आ रहे थे, और 56 रन भारतीय टीम ने 56 रनों से नीदरलैंड की टीम को हरा दिया था। आसान जीत भारतीय टीम ने दर्ज की थी। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस हार से सबक लेना बेहद जरूरी है। 5 विकेट से साउथ अफ्रीका की टीम ने हराया था, और जिस तरह से भारतीय टीम की फील्डिंग रही थी वो बेहद खराब रही थी, और उसने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मैच में पीछे कर दिया था। बात चौथे मुकाबले की भी कर लेते हैं। बांग्लादेश को 5 रन से हराया था, और एक वक्त भारतीय टीम बांग्लादेश की बल्लेबाजी के खिलाफ असहज नजर आ रही थी। लिटन दास जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने अर्धशतक जमाया था, उस मुकाबले में भारतीय टीम के हाथ से मैच निकलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेन इंटरप्शन हुआ, और उसके बाद डीप से राहुल का थ्रो, केएल राहुल का जो थ्रो था, वो लिटन दास उस पर रन आउट हुए। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत गई, और आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम ने आसान जीत दर्ज की। 71 रनों से जिम्बाब्वे की टीम को हराया। तो ये तो अब तक का सफर रहा कि किस तरह से भारतीय टीम का अब तक का सफर देखने को मिला है, और भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में तो अच्छा कर दिया है, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों के जख्म भारत के बहुत पुराने हैं। और बड़ा मलाल यह भी है कि पिछले लंबे वक्त से भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। आईसीसी ट्रॉफी की जब बात आती है, कागजों पर भारतीय टीम मजबूत नजर आती है। द्विपक्षीय सीरीज होती है या फिर त्रिपक्षीय ट्राई सीरीज होती है, उसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहता है, और भारतीय टीम से हर कोई टीम खौफ भी खाती है। लेकिन जब प्लेऑफ्स की बात आती है, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स की बात आती है, तो भारत के पास केवल 1983 का वर्ल्ड कप,
2007 का वर्ल्ड कप और 2011 का वर्ल्ड कप याद आता है, लेकिन अब उसको जमाना हो चुका है और अब केवल उन्हीं यादों को समेटकर भारतीय नहीं रखना चाहते हैं। भारतीय जो प्रशंसक हैं वो चाहते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप भारत आए और इसके आसार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप अगर भारत आना है तो उसके लिए आज सबसे पहले इंग्लैंड को हराना होगा और इंग्लैंड की टीम से चुनौती किस तरह की भारतीय टीम को मिल रही है और उसके खिलाफ भारतीय टीम का गेम प्लान क्या हो सकता है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात अगर इंग्लैंड के ओपनर्स की करें, जोस बटलर और एलेक्स हेल, अगर इन दोनों का बल्ला चला तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड जोस बटलर के खिलाफ बेहद शानदार है और लगातार उन्हें आउट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार के इन स्विंग पर जोस बटलर कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए हैं और वो जब भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज हुई थी उसमें भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं शुरुआती 6 ओवर्स के अंदर पावर प्ले में जोस बटलर का विकेट निकालना, एलेक्स हेल्स का विकेट निकालना बेहद अहम रहेगा। और एक रिकॉर्ड एडिलेड का यह भी रहा है कि 11 मुकाबलों में जिस टीम ने टॉस जीता है वो टीम मैच नहीं जीती है। तो अब ऐसे में किस तरह की रणनीति होगी, टॉस में क्या भारतीय टीम अगर टॉस जीती है तो पहले बल्लेबाजी करेगी या फिर गेंदबाजी करेगी, उस पर भी कहीं ना कहीं नजरें होंगी। क्योंकि जब बड़े मुकाबले होते हैं तो उसमें रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर जरूर रहता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम में चेज मास्टर विराट कोहली हैं तो कितने भी रन बोर्ड पर लगे हों वो कम ही कम नजर आते हैं। और टी20 मुकाबलों में ज्यादातर टीमें चेज करना प्रेफर भी करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में क्या पहले बल्लेबाजी करना सही रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड का जो महत्व है वो बेहद खास रहता है। माफ कीजिएगा, इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। पिछले मुकाबले में बेन स्टोक्स के बल्ले से रन जरूर निकले और अगर बेन स्टोक्स के बल्ले से रन नहीं निकलते तो फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने की थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत मिल गई, मुकाबला आसान बन गया और उसके बाद वहां से मैच हार भी इंग्लैंड सकता था अगर बेन स्टोक्स विकेट पर मौजूद नहीं होते। तो बेन स्टोक्स जरूर खड़े रहे लेकिन फंसे फंसे से नजर आए। जिस बल्लेबाजी के लिए बेन स्टोक्स जाने जाते हैं उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं। यह भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। लियम लिविंगस्टन पल्ला चला तो फिर बेहद खतरनाक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले मुकाबले में अपना विकेट गंवाया था, भारतीय प्रशंसक तो चाहेंगे कि इस मुकाबले में कुछ उसी तरह का असर देखने को मिले। मोइन अली खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भारतीय टीम किस गेम प्लान के साथ में उतरेगी यह देखना भी बेहद जरूरी रहेगा। और जिस खिलाड़ी की कोई बात नहीं कर रहा है वो खिलाड़ी है हैरी ब्रूक। हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उसमें हैरी ब्रूक के प्रदर्शन को देखा था और हैरी ब्रूक जिस तेजी के साथ में रन बनाते हैं, तो हालांकि सूर्य कुमार यादव से कंपैरिजन करना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उस स्ट्राइक रेट के साथ में बल्लेबाजी करने की क्षमता हैरी ब्रूक भी रखते हैं। लेकिन जो बड़ा अपडेट इंग्लैंड खेमे से आ रहा है, डेविड मलान इंजर्ड हैं। अब पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि 5-6 विकेट गिर गए थे, उसके बावजूद भी जो डेविड मिलान वन डाउन बैटिंग करने के लिए आते थे वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए इंजरी की वजह से। अब आज सुबह तक का वक्त जरूर जोस बटलर ने कहा था कि दोनों खिलाड़ियों को, डेविड मिलान हो या फिर मार्क वुड हो, दोनों को दिया गया है। उनकी फिटनेस कैसी है इसको लेकर के अभी तक अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन अगर डेविड मिलान नहीं खेलते हैं तो क्या जो फिलिप सॉल्ट हैं उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि उनका प्रदर्शन अभी तक बेहद शानदार रहा है। और ऐसे में अगर फिलिप सॉल्ट को मौका मिलता है तो क्या जो इंग्लैंड की विस्फोटक बल्लेबाजी है वो और भी डेंजरस हो जाएगी। और एक तरफ बल्लेबाजी डेंजरस हो जाएगी, दूसरी तरफ जो संतुलन डेविड मिलान बीच में आकर के प्रदान करते हैं वो कहीं ना कहीं खोता हुआ जरूर नजर आएगा। तो वो भूमिका कौन निभाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। भारतीय टीम की गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार का शुरुआती स्पेल इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, पहले के ओवर्स में, पावर प्ले के ओवर्स में जिस तरह से गेंदबाजी की है वो अभी तक शानदार रहा है और उसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद भी उनसे रही होगी। और जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ जब आखिरी ओवर डालना था तो उस वक्त अनुभवी शमी से पहले अर्शदीप सिंह को तवज्जो दी गई, वो दर्शाता है कि अर्शदीप सिंह ने अपना स्टैंडर्ड कहां पर सेट किया है। तो ऐसे में अर्शदीप सिंह किस तरह से गेंदबाजी करते हैं उस पर भी हमारी नजरें
कहीं ना कहीं लगातार बनी रहेंगी। और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी, मोहम्मद शमी हो, अर्शदीप सिंह हो, इनकी गेंदबाजी पर आज का मुकाबला बहुत कुछ भी निर्भर करता है। और जिस तरह से अर्शदीप सिंह इस वर्ल्ड कप में शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाते हुए नजर आए, चाहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हो, पाकिस्तान के खिलाफ बाबर आजम को पहली गेंद पर आउट करना हो, रिजवान का विकेट लेना हो, तो उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कहीं ना कहीं पूरा भारतीय खेमा, भारतीय प्रशंसक लगाए हुए होंगे। अब बात भारतीय टीम की करें तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी अभी तक, हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन उनका रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब मौका मिला तो वो क्लिक नहीं कर पाए हैं। हार्दिक पांड्या का क्लिक करना बेहद जरूरी है। उसके अलावा रोहित शर्मा, लगातार मैं रोहित शर्मा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान है, कप्तानी का जादू जरूर देखने को मिला है, लेकिन बल्ले से जिस रोहित शर्मा को हम जानते हैं वो रोहित शर्मा नजर नहीं आया है। अब उसको लेकर के हमने देखा था कि मैथ्यू हेडन के साथ में किस तरह से बाबर आजम फॉर्म में नहीं थे, वो लगातार लंबा नेट सेशन करते हुए नजर आए थे। कुछ वैसा ही रोहित शर्मा ने जरूर किया है और दर्शक जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि रोहित शर्मा के बल्ले से आज रन निकले, लेकिन रोहित शर्मा को क्रिस वोक्स के शुरुआती स्पेल से सावधान रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर गेंद स्विंग हुआ तो रोहित शर्मा के सामने दिक्कतें जरूर खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जब शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, भारत के खिलाफ हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन जब शुरुआत में गेंदबाजी करने आए थे तो रोहित शर्मा फंस से जरूर उस पर थे। तो ऐसे में रोहित शर्मा शुरुआती स्पेल को किस तरह से टैकल करते हैं और उसके बाद क्या आज भी उसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि भारतीय ओपनर्स में से एक जल्दी विकेट गिर जाएगा। क्योंकि अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो फाइनल में, अगर सेमीफाइनल या फाइनल में ऐसा होता है तो फिर बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं टीम के सामने दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। और उम्मीद यही करेंगे कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जिस तरह से खेल रहे हैं उसी तरह से खेलते हुए नजर आए। लेकिन जो बड़े मुकाबलों में बीच में लेफ्ट हैंडर की जरूरत पड़ती है, क्या अक्षर पटेल को प्रमोट करने के बारे में टीम सोच रही है अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं, या फिर एक प्योर बैट्समैन यानी कि ऋषभ पंत के साथ में टीम जाएगी, दिनेश कार्तिक को बाहर बैठना पड़ेगा? इस पर भी नजरें जरूर रहेंगी, क्योंकि दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन जितने भी मौके उन्हें मिले हैं उनमें कुछ संतोषजनक नहीं रहा है। जिस दिनेश कार्तिक को आईपीएल में तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाना जाता था, वो दिनेश कार्तिक नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में दिनेश कार्तिक पर नजरें जरूर रहेंगी, लेकिन उन्हें मौका मिलेगा तब ये देखना होगा। ऋषभ पंत के खेलने के चांसेस ज्यादा जरूर लग रहे हैं, लेकिन जो खतरे थे वो हमने एक एक करके आपको बताए, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपको बताए। और अब उम्मीद यही करेंगे कि जब फाइनल का मुकाबला होगा तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलने उतरेगी और फिर 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था वही देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आज सेमीफाइनल मुकाबले में जीत जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।